वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 3 अक्टूबर 2021 और 3 अक्टूबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में मिड डे मील योजना का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है। इस प्रश्न के बारे में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दिया था। इस प्रश्न का मैंने आपको राइट आंसर बताया था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पीएम पोषण योजना इसे किया गया है बदल करके, और ये कब से कब तक चलेगा। और यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई थी। ये तमाम चीजें यहाँ पर मैंने एकदम से विस्तार पूर्वक आपको बताया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया है और अधिकतर लोगों ने इस बारे में डिटेल में लिखा है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप ये रोजाना जो चैनल पे वीडियो अपलोड होता है अगर आप इसे रोजाना फॉलो करेंगे तो आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। जिस प्रकार से जनवरी में ये सीरीज स्टार्ट हुआ था और ये निरंतर आपके साथ यूं ही बना है, तो आप लोग को क्या करना, अगर आपका पिछला वीडियो छूट चुका था आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में, आप वहां पर जाकर सारे वीडियो को एक साथ देख सकते हैं क्योंकि एग्जाम नजदीक है और ऐसे में हमारे जो सारे के सारे वीडियो हैं ये आपके बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए। और यहाँ पर आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जनवरी से लेकर के अब तक मंथली करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पर जाकर के इसका पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा वो भी डिस्कस करूंगा। आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही की घोषणा के अनुसार कब से कब तक बिहार क्षेत्रीय कौशल प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 19 से लेकर के 23 अक्टूबर 2021 तक बिहार क्षेत्रीय कौशल प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तार से बता दूं कि बिहार सरकार में श्रम संसाधन, पर्यटन व खान भूतत्व विभाग के मंत्री जीवेश कुमार के अनुसार विश्व के पटल पर जौहर दिखाने के लिए युवाओं के लिए 19 से 23 अक्टूबर 2021 तक बिहार क्षेत्रीय कौशल प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है 19 से लेकर के 23 अक्टूबर 2021 तक ये मेजबानी किया जाएगा बिहार के द्वारा। और यहाँ पर अगर लिखा गया है कि यह प्रतियोगिता राजधानी पटना में आयोजित की जाएगी। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, ये प्रतियोगिता जो है ये 5 दिवसीय प्रतियोगिता है जो कि 19 अक्टूबर से लेकर के 23 अक्टूबर तक चलेगा। और यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा गया कि जिसमें पूर्वी और उत्तर पूर्व के राज्यों को मिलाकर के कुल 9 राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेश के लगभग 300 से अधिक प्रतिभागी इसमें शामिल होंगे। अगर हम बात करें इन राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की तो इसमें झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा और बिहार इसमें शामिल होंगे। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब यह प्रतियोगिता का उद्देश्य क्या है, यह प्रतियोगिता क्यों आयोजित किया जा रहा है, तो यहाँ पर अगले पॉइंट में इस चीज को लिखा गया, इस प्रतियोगिता में उत्तीर्ण प्रतिभागी अगले वर्ष अक्टूबर 2022 में चीन के संघाई शहर में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले प्रतियोगिता में भाग लेंगे। और इसी के लिए यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस होगा जिसमें जो भी उत्तीर्ण होंगे उन्हें यहाँ पर अगले वर्ष यानी कि अक्टूबर 2022 में चीन के संघाई शहर में जो आयोजित होने वाला विश्व स्तरीय प्रतियोगिता है उसमें भाग लेंगे। तो ये सारे पॉइंट यहाँ से आप याद रखिए। यहाँ पर हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जन्मदिन मनाया गया है। विकल्प के आधार पर बताएं कि रामनाथ कोविंद किस वर्ष बिहार के राज्यपाल थे, यानी कि राज्यपाल के रूप में उनका कार्यकाल किया था। यहाँ पर ऑप्शन के आधार पर, विकल्प के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अगर हम बात करें तो इनका जो कार्यकाल था मतलब कि राज्यपाल के तौर पर 16 अगस्त 2015 से 20 जून 2017 तक, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। आपको रामनाथ कोविंद के बारे में तमाम चीजें बता दूं कि हाल ही में 1 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 76वां जन्मदिन मनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और वे वर्तमान में भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति और उन्हें 25 जुलाई 2017 को भारतीय उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर ने भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई थी। तो ये जो तमाम पॉइंट आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए अगले पॉइंट में लिखा गया कि इससे पहले यानी कि इसके पहले भी राज्यसभा सदस्य तथा बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं और बिहार के राज्यपाल के रूप में उनका जो कार्यकाल था ये 16 अगस्त 2015 से 20 जून 2021 तक का है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये बिहार के राज्यपाल बने थे 16 अगस्त 2015 को। और अगर हम बात करें राष्ट्रपति की तो ये 14वें राष्ट्रपति है जो कि 25 जुलाई 2017 को ये भारत के 14वें राष्ट्रपति बने थे। तो तमाम चीजें यहाँ से आप याद रखें। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना ये 76वां जन्मदिन अभी हाल ही में 1 अक्टूबर 2021 को मनाया गया है। और फिर यहाँ पे हमारा अगला तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में 1 अक्टूबर 2021 को पटना यूनिवर्सिटी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है।
तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 105वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में 1 अक्टूबर 2021 को पटना यूनिवर्सिटी का 105वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया है और इस दौरान शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पटना के ऐतिहासिक व्हीलर सीनेट हॉल में 41 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया है। ये आपको यहाँ पर याद रखना कि 1 अक्टूबर 2021 को पटना यूनिवर्सिटी का मतलब 105वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अब यहाँ पे मैंने अगले पॉइंट पे लिखा कि पटना यूनिवर्सिटी या फिर पटना विश्वविद्यालय भारत का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय। ये आंकड़े यहाँ से आप याद रखिए, भारत का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय है पटना विश्वविद्यालय। और फिर यहाँ पे मैंने अगले पॉइंट में लिखा कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1917 को तत्कालीन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित पटना विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत हुआ था। ये आपको ध्यान रखना कि 1 अक्टूबर 1917 को इसका स्थापना हुआ था, जो कि अभी हाल ही में 1 अक्टूबर 2021 को इसका 105वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया है। अब यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा गया पटना विश्वविद्यालय के 100 साल पूरे होने पर 2017 में आयोजित शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाग लिया था और ये शताब्दी समारोह जो हुआ था पटना यूनिवर्सिटी के पटना साइंस कॉलेज में आयोजित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना 2017 में ये आयोजित हुआ था। पर्सनली मैं भी इसमें शामिल था, हालांकि इसका इमेज मेरे पास नहीं है, मैं भी यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट किया था, मतलब एज ए ऑडियंस में इसमें शामिल था। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, 2017 में ये शताब्दी समारोह मतलब आयोजित किया गया था। आपको ध्यान रखना कि 2017 में ये 100 वर्ष पूरा हुआ था पटना विश्वविद्यालय का। तो यहाँ पर आपको ये सारे पॉइंट याद रखने। अब यहाँ पर आपका थोड़ा सा समय लूंगा, कुछ जानकारी है जो कि आपको बताना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों आप सभी को पता है कि रिसेंटली बीपीएससी मेकर ऐप लॉन्च हुआ है और इस ऐप के लॉन्च होने के बाद आप लोगों को इसमें रजिस्टर और फिर लॉगिन करने में बहुत ही ज़्यादा समस्या हो रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि समस्या का सामना कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो लोग मतलब इसमें रजिस्टर कर चुके हैं। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, रजिस्टर करने की जो अंतिम तिथि है वो आज यानी कि 12 बजे तक, ये मतलब कि 3 अक्टूबर को ये 12 बजे तक का ये अंतिम डेट है जहाँ पर आपको रजिस्टर करना है, अन्यथा आप यहाँ पर पेड प्लान में शामिल नहीं हो पाएंगे। और इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको पहले भी दिया था, जो हमारा पेड ग्रुप है वहां भी दिया था और साथ ही साथ तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर मैंने इसे अपडेट कर दिया था। तो यहाँ पर कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जब आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको डाउनलोड करने के बाद आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा। तो सिंपली आपको वहां पर लॉगिन नहीं करना है, आपको वहां पर क्या करना है, नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा रजिस्टर का। तो रजिस्टर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, वहां पर आप अपना नाम भरेंगे, फोन नंबर भरेंगे, ईमेल आईडी भरेंगे और उसके बाद अपना स्टेट भरेंगे और उसके बाद वहां पर आपसे एक पासवर्ड क्रिएट करने का। वहां पे एक पासवर्ड का ऑप्शन होगा जहां पर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, यानी कि अपने मन से कोई पासवर्ड रखना है। उसके बाद वहां पर रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही रजिस्टर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे वैसे आपके पास एक ओटीपी आएगा आपके फोन नंबर पर। आपको ध्यान रखना है वही फोन नंबर का इस्तेमाल करना है जिस फोन नंबर से आपने पेड ग्रुप को ज्वाइन किया था, अर्थात जिस मतलब फोन नंबर से आपने स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड किया था, जो पेमेंट वाला स्क्रीनशॉट था, तो उसी नंबर से आपको ज्वाइन करना। तो जल्दी सभी लोग रजिस्टर कर लीजिए और उस ओटीपी को जब आप डालेंगे तो सिंपली आप लॉग इन हो जाएंगे। तो आपको वहां पर ध्यान रखना, जब भी आपका लॉग आउट हो या फिर आप डिवाइस चेंज करते हो या फिर दूसरे डिवाइस में आपको मतलब इसे इस्तेमाल करने का मन है, तो आपको क्या करना है कि वो फोन नंबर जो आपका है उस फोन नंबर को और साथ ही साथ जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है, तो दोनों की मदद से आप पुनः लॉग इन कर पाएंगे। ये तमाम चीजें याद रखिएगा और वीडियो के माध्यम से मैंने यहाँ पर एकदम से डिटेल में बताया। आप यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, कैसे इसमें लॉग इन करना और कैसे इसमें मतलब रजिस्टर करना है, वो तमाम चीजें उस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और जो लोग हमसे पहली बार यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, तो आप अगर हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर हमारे टेस्ट सीरीज को अटेंड करना चाहते हैं, तो आपको प्ले स्टोर पर जाना है, वहां पर बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद वहां पर उसका मेंबरशिप लेना है, जो भी प्लान आपको लेना है वो प्लान वहां पर लेकर हमारे इसका मतलब जो भी हमारे मटेरियल है उसका आप लोग लाभ उठा पाएंगे। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का आयोजन हो चुका है, शुरू हो चुका है, आप वहां पर जाकर टेस्ट देख सकते हैं। कुछ टेस्ट को क्रिएट किया गया और जल्द ही सारे के सारे टेस्ट जो 50 सेट का ये बात है वो सारा का सारा अपडेट हो जाएगा और ये निसंदेह आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल सिद्ध होगा। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारे मटेरियल के मामले में आप किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं कर सकते हैं। हमारे जो मटेरियल है आप यहाँ पर इसकी क्वालिटी को देख के समझ सकते हैं किस प्रकार की इसकी क्वालिटी है, तो इसके लिए निसंदेह रहे कि आपको यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी मिलेगा। ठीक है, इस चीज का आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारा होगा चौथा प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति चरण 3 के तहत यानी कि चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की है। किस राज्य सरकार ने ये शुरुआत की है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी हाल ही में यह शुरुआत किया गया है। आपको यहाँ पर इस बारे में बता दूं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की है।
ये आपको यहाँ पर याद रखना, ये उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित है और ये लखनऊ में ये इसकी शुरुआत हुई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। अब यहाँ पे मैंने आगे लिखा कि इस पहल के तहत 75,000 महिलाएं राज्य के बैंकों से जुड़ेगी और सस्ती ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त करेगी और साथ ही 3 महीने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत राज्य सब्सिडी का लाभ प्राप्त करेगी। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की सहायता करना तथा उनका सर्वांगीण विकास करना, और इसी को ध्यान रखते हुए भी हाल ही में ये मतलब कि मिशन शक्ति चरण 3 का मतलब शुरुआत किया गया है योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 5वां प्रश्न है कि निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति कैस सईद ने नजला बोंदेत रमजाने को देश की पहली महिला राष्ट्रपति नामित किया है? ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर ये ट्यूनिसिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में ट्यूनिसिया के राष्ट्रपति कैस सईद ने एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राध्यापक नजला बोंदेत रमजाने को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित किया है। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित किया है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ये ट्यूनिसिया के राष्ट्रपति कैस सईद के द्वारा ये नामित किया गया है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, दरअसल राष्ट्रपति द्वारा 25 जुलाई को संसद भंग करने और कार्यकारी शक्तियां अपने हाथों में लेने के बाद से देश के प्रधानमंत्री का पद रिक्त है, यानी कि 25 जुलाई से प्रधानमंत्री पद रिक्त था और अभी हाल में यह घोषणा किया गया है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें टूनिसिया की, तो टूनिसिया एक उत्तरी अफ्रीकी देश है और इसकी जो राजधानी है टूनिस है। ये भी ध्यान रखिए, अभी चर्चे में और यहाँ पे पहली महिला प्रधानमंत्री नामित हुए, तो ऐसे में यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो यह एक उत्तरी अफ्रीकी देश है और इसकी जो राजधानी है टूनिस है। अब यहाँ पर हमारा अगला 6वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश ने स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमेरिका के साथ ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दूं कि हाल ही में 4था भारत अमेरिका स्वास्थ्य वार्ता आयोजित हुआ है और इस सत्र की मेजबानी भारत ने की है और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने 4थे भारत अमेरिका स्वास्थ्य वार्ता के समापन सत्र को संबोधित किया है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना कि भारत अमेरिका वार्ता का ये 4था सत्र था, जो कि भारत ने इस सत्र यानी कि 4थे सत्र की मेजबानी किया है और इसके समापन सत्र को भी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने भारत की ओर से संबोधित किया है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं। और अगले पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा कि इस सत्र के दौरान महामारी विज्ञान अनुसंधान और निगरानी को मजबूत करने, वैक्सीन विकास, जीनोटिक और वेक्टर जनित रोगों, स्वास्थ्य नीतियों और स्वास्थ्य प्रणालियों आदि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई इस मतलब सत्र में, 4थे सत्र में। तो तमाम चीजें यहाँ से आप याद रखिए, ये भारत के पक्ष में मतलब भारत की मेजबानी में ये आयोजित किया गया था। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 7वां प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में एक अभिनव स्टूडियो स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर हम बात करें यहाँ पर दोनों सेक्शन में से, तो ये वाला सेक्शन यहाँ पे सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक वाला। आपको यहाँ पर बता दूं, इसका जो स्थापना किया गया अभिनव स्टूडियो जो स्थापित किया गया, ये नीति आयोग, अमेजन वेब सर्विसेज और इंटेल, ये तीनों के संयुक्त मतलब सहयोग से ये मतलब कि स्थापित किया गया है। यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में नीति आयोग, अमेजन वेब सर्विसेज और बहुराष्ट्रीय कंपनी इंटेल ने मिलकर संयुक्त रूप से एक अभिनव स्टूडियो स्थापित किया है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, यह स्टूडियो नीति आयोग के नई दिल्ली मुख्यालय में स्थापित किया गया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा गया, यह सरकारी हितधारकों, स्टार्टअप उद्यमों और उद्योग डोमेन विशेषज्ञों के बीच सहयोग और प्रयोग का केंद्र होगा और यह स्टूडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट और रोबोटिक्स जैसी प्रौद्योगिकियों का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में उपयोग बढ़ाने पर केंद्रित होगा। और ये सारी चीजों को ध्यान रखते हुए भी हाल ही में इसे स्थापित किया गया है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना, नीति आयोग, अमेजन वेब सर्विसेज और इंटरनेल के संयुक्त सहयोग से इसे स्थापित किया गया है। अब यहाँ पर बात आई है नीति आयोग की, तो नीति आयोग से संबंधित कई सारे प्रश्न बीपीएससी एग्जाम में बने हैं। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसकी जो स्थापना हुई थी ये योजना आयोग के स्थान पर हुई थी। और नीति आयोग में जो नीति का जो ये फुल फॉर्म होता है, ये आपको याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न बीपीएससी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो नीति आयोग में नीति का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, ये योजना आयोग की तरह ही भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। तो ये सारी तमाम चीजें यहाँ से आप याद रखें। और भी बहुत सारे पॉइंट है नीति आयोग से संबंधित जो कि मैं आपको ऑलरेडी बताता हूँ, तो सारे पॉइंट को यहाँ से आप लोग याद रखें। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी कि एनबीए ने हाल ही में निम्न में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर के लिए नामित किया है?
तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर के लिए नामित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी कि एनबीए ने बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। और रणवीर सिंह 2021-22 सत्र के लिए एनबीए के साथ यानी कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के साथ काम करेंगे। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें बास्केटबॉल की, तो बास्केटबॉल के बारे में मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट को ऐड किया है जो कि आप याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1891 में डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ नामक एक कनाडाई चिकित्सक द्वारा इस खेल का आविष्कार किया गया था। यानी कि इस खेल के आविष्कारक के रूप में ये कनाडाई जो मतलब चिकित्सक है जिसका नाम है जेम्स नाइस्मिथ, तो इन्हें मतलब जाना जाता है और इसलिए इन्हें बास्केटबॉल का जनक भी कहा जाता है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ से याद रखें। और यहाँ पे बात आई है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन की, तो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी कि एनबीए उत्तरी अमेरिका में बास्केटबॉल आयोजित करने वाली एक संस्था है और इसकी जो स्थापना हुई थी ये 6 जून 1946 को हुआ था। ये तमाम चीज़ें यहाँ से आप याद रखें। ये चर्चे में जो भी चीज़ें होती है वहाँ से आपके प्रश्न बनने की संभावना होती है। अब यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए, हमारे टीम ने आप लोगों के लिए एक मतलब चीज़ डिसाइड किया है। वो चीज़ ये है कि जो आगामी बीपीएससी मेंस परीक्षा है, तो इस मेंस परीक्षा को ध्यान रखते हुए हम लोग प्रैक्टिस सीरीज चलाएंगे बीपीएससी मेंस मतलब के क्वेश्चन का। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये बताने का मेरा उद्देश्य यह है कि यहाँ पर मैं आपको सिंपली ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये वीडियो चैनल पे आना चाहिए। जिस प्रकार से मैं पहले जब ये चैनल को स्टार्ट किया था, बीपीएससी मेंस का मैं आपको क्वेश्चन करवाया था, तो उसे चीज़ों को विस्तार करके मैं आपको अच्छी तरह से प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो इसका डेटा हमारे पास अब रेडी हो चुका है। तो अब ये मतलब कि जल्द से जल्द से अपलोड करना है, बस वीडियो बनेगा और ये चैनल पर अपलोड होगा। बस यहाँ पर आपसे ये राय लेना है, क्या ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा, क्या ये वीडियो चैनल पर लाना चाहिए। तो आप लोगों को जैसा भी लगे, अगर आपको लगे कि नहीं सर लाइए ये वीडियो को, तो मैं इसका मतलब काम इस पर स्टार्ट करूँगा। तो आप लोगों को जैसा भी लगे, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज इस बारे में जरूर दीजिए और यहाँ पर मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। अब यहाँ पे हमारा अगला नवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में जन केयर शीर्षक से अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है यह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको यहाँ पर इस प्रश्न बारे बता दूं कि हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा जन केयर शीर्षक से अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम लॉन्च किया गया। ये आपको ध्यान रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो अभी हाल ही में जो ये लॉन्च किया गया इसका नाम आपको याद रखना, अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम, जो कि जन केयर शीर्षक के तहत इसे लॉन्च किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। अब ये कार्यक्रम क्या है यहाँ पर मैंने अगले पॉइंट में लिखा है। तो यह कार्यक्रम टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ, ब्लॉकचेन, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य तकनीकों में 75 स्टार्टअप इनोवेशन की पहचान करेगा, जो अगले 25 वर्षों में देश का नेतृत्व करने के लिए 75 सर्वश्रेष्ठ चुने गए स्टार्टअप भारत के लिए एक संपत्ति होंगे। और यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा गया है इस ग्रैंड चैलेंज का शुभारंभ आजादी के अमृत महोत्सव के तहत किया गया है। आपको पता है आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत, जो कि आजादी का जो 75वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है, यानी कि कह सकते हैं आजादी का जो मतलब अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसके तहत बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी के तहत यह अभी हाल ही में आयोजित किया गया है। अब यहाँ पे तमाम चीजें याद रखिए कि मतलब इसके माध्यम से टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ, ब्लॉकचेन, ये तमाम चीजें मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ। टेलीमेडिसिन क्या होते हैं इस बारे में मैंने आपको करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत ही बताया था और मैंने आपको ब्लॉकचेन से संबंधित एक डिटेल में वीडियो बनाया था जो कि कुछ दिन पहले अपलोड हुआ था। ब्लॉकचेन तकनीक क्या है ये मैंने आपको बताया था। ये तमाम चीजें यहाँ से याद रखिए, आपके बीपीएससी प्री और मेंस दोनों एग्जाम में आपकी मदद करेगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे 10वें प्रश्न पे। हमारा 10वां प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की भूमि पर टेस्ट मैच में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्मृति मंधाना इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर बता दूं कि भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की भूमि पर टेस्ट मैच में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। आप जहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है स्मृति मंधाना। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की भूमि पर टेस्ट में शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है स्मृति मंधाना, अगर हम बात करें भारतीय महिला क्रिकेटर की। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैंने अगले पॉइंट में लिखा कि ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य में भारत और ऑस्ट्रेलिया महिला टीमों के बीच पहली बार गुलाबी गेंद से टेस्ट मैच खेला गया है और इसी मैच में इन्होंने ये मतलब रिकॉर्ड बनाया है। आपको यहाँ पर ये पॉइंट भी याद रखना है कि पहली बार भारतीय टीम के द्वारा, भारतीय महिला टीम के द्वारा गुलाबी गेंद से टेस्ट मैच कहाँ पे खेला गया, तो ये क्वींसलैंड में खेला गया, ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड में ये खेला गया ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में। ठीक है, ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे मैंने अगले पॉइंट में लिखा कि इस मैच में भारत की स्मृति मंधाना ने 22 चौके और 1 छक्के की मदद से कुल 127 रन बनाई और इस प्रकार स्मृति मंधाना ऑस्ट्रेलिया की भूमि पर टेस्ट मैच में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। ये तमाम चीजें यहाँ से आप याद रखिए। अब यहाँ पर बात है क्रिकेट की, तो क्रिकेट के बारे में ऑलरेडी मैं आपको कई दिन बता चुका हूँ। अब यहाँ पर हम सीधे चलते हैं 11वें प्रश्न पे। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है।
तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ बता दो कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक यानी कि आईओबी पर त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, यह निर्णय बैंक को ऋण देने के लिए अधिक स्वतंत्रता देगा। ये आप ध्यान रखिए। और यहाँ पे मैंने अगले पॉइंट में लिखा है, इसी से संबंधित ये पॉइंट है कि इससे पहले रिजर्व बैंक ने इसी वर्ष 2021 में आईडीबीआई बैंक और यूको बैंक पर त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई प्रतिबंध हटा दिया है। तो ये तमाम चीजें यहाँ से याद रखिए। अभी हाल ही में इससे पहले यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक से पहले आईडीबीआई बैंक और उसके अलावा यूको बैंक पर त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन प्रतिबंध को हटा दिया था। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने हाल ही में परिवार पेंशन के लिए विकलांग आश्रितों की आय सीमा कितनी प्रतिशत तक बढ़ा दी है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 30% इसमें वृद्धि की है। अब यहाँ पर आपको बता दूं ये आखिर है क्या। तो हाल ही में रक्षा मंत्रालय और केंद्र सरकार ने मानसिक या फिर शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों या फिर भाई बहनों को पारिवारिक पेंशन के लिए विकलांग आश्रितों की आय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और इसके तहत बच्चा या फिर भाई बहन आजीवन पारिवारिक पेंशन के पात्र होंगे यदि परिवार में पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से उनकी कुल आय संबंधित मृतक सरकारी कर्मचारी, यहाँ पे सरकार ने बल्कि सरकारी होगा, तो सरकारी कर्मचारी या फिर पेंशन भोगियों द्वारा लिए गए अंतिम वेतन के 30% से कम हो। यानी कि जो अंतिम वेतन जो लिए है अगर उससे 30% कम हो तो ये मतलब कि बच्चा या फिर भाई बहन जो परिवार से संबंधित होंगे उनको मतलब ये पेंशन के पात्र होंगे। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और यहाँ पर मैंने अगले पॉइंट में लिखा कि वर्तमान में विकलांग बच्चे या फिर भाई बहन परिवार पेंशन के लिए पात्र है यदि परिवार पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से विकलांग बच्चे या फिर भाई बहन की कुल मासिक आय महंगाई राहत के साथ 9,000 रुपए से अधिक नहीं है। यानी कि 9,000 रुपए से कम है तो अभी वर्तमान समय ये पात्र है। लेकिन इसमें 30% की वृद्धि की गई, यानी कि 9,000 में से 30% की वृद्धि की गई है और उससे अगर कम है तभी मतलब ये पेंशन के पात्र होंगे। तो ये तमाम चीजें यहाँ से आप याद रखें। आई होप कि आप यहाँ पे सभी चीजों को समझ चुके हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की। और आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में चक्रवाती तूफान गुलाब से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए बिहार से कितनी एनडीआरएफ की टीमें पश्चिम बंगाल रवाना हुई है। इस बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया है। आप यहाँ पर इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। और आप चाहे तो यहाँ पर इस बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं। और जो लोग हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारा जो ऐप है प्ले स्टोर पर, वहाँ पर भी आप मेंबरशिप ले सकते हैं। तो दोनों जगह में से कहीं पर भी आप मेंबरशिप ले सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना, अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो आपको pre21 लिख के मैसेज करना है। ध्यान है, आपको कॉल नहीं करना बल्कि मैसेज करना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।